गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 2, जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल नॉलेज से आएंगे, तो इसलिए आप चलिए आज हम उसकी तैयारी करते हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको वही फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी एसएससी जीडी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो आपका सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी 1921 में। जी हाँ, 1921 में आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी प्रमुख स्थल जो हड़प्पा स्टेट है उसकी खोज कब करी गई थी? 1921 में करी गई थी। आप जानते हैं ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हड़प्पा साइड का फोटो है ये। और आप देखते हैं ये जो हड़प्पा फैला हुआ है वो कितना फैला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ गुजरात से लेकर पाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में यहाँ पहुँचता है ये। और ये पूरा आपका पूरा हड़प्पा एरिया ही है आपका। और जो हड़प्पा जगह का नाम पड़ा है जो आपका, वो मेन कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, रावी नदी के पास। देख रहे हैं रावी नदी यहाँ जा रही है, आपके देख रहे होंगे रावी नदी। यहीं पे आपका नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा आपकी सभ्यता है सिंधु घाटी की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहते हैं हम, वो यहीं पे आपका रावी नदी के पास हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर। तो आपको जानकारी दे दें इसके बारे में। जो आपकी सबसे पुरानी सभ्यता है और जो आपकी सबसे पुरानी सभ्यता है, मैक्सिमम साइड जो इस सभ्यता की है वो इंडिया के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर है। सम साइड्स कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड में भी कुछ है, कुछ एक साइड अफगानिस्तान में भी है इसकी सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था सर्वप्रथम फर्स्ट एक्सप्लोरर जिसका नाम था दयाराम साहनी जी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1921 में करी गई थी। और ये आप पता है रवि नदी जो है उसके किनारे आपकी, मैंने आपको फोटो में दिखाया है जैसे। अब देख रहे हैं यहाँ पे रवि नदी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है रवि नदी, इसी किनारे यहाँ पे ये पूरी रवि नदी आ रही है। आप अच्छे से एक बार यहाँ देखेंगे, अब दिखाई देगा आपको ये रवि नदी आपकी आ रही है, ये वाली ये पूरी रवि नदी आ रही है। और यहीं पे क्या? हड़प्पा साइड आपकी। ठीक है, चलिए आगे बात बताता हूँ आपको। इसके बारे में आपको बता दें कि इस सभ्यता में कांस्य का मतलब ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया था। इसे ब्रॉन्ज एरा भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो वहाँ के मैथ हैं लोग थे वहाँ पे, वो मेटल का इस्तेमाल करने लगे थे। मतलब अपने वेपन्स के लिए या फिर खाने पीने के कुछ सामान रखने के लिए इसका मेटल्स का यूज़ करने लगा। इसलिए हम इसको ब्रॉन्ज एरा भी कहते हैं, मतलब कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य मतलब जानते हैं, ब्रॉन्ज ही कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं, आपको पता है। और इस सभ्यता का आपका जो अगर देखा जाए तो इस सभ्यता का दूसरा नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। और आपको पता है इसके जो अधिकांश स्थल आपके जो है वो कहाँ पे? हकरा गग्गर नदी जो है उसके पास, उसके किनारे मिलते हैं आपको। ठीक है, मैं आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपकी रामघीड़ी है जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। और उससे पहले कौन सा था? उससे पहले था धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है। तो याद रखिएगा सबसे बड़े जो आपके लार्जेस्ट साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है, राखीगढ़ी। और धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। तो नंबर 1 पे कौन है? हरियाणा। नंबर 2 पे कौन है? गुजरात है। तो याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, मतलब जो है आपका ब्लड जब निकलता है खून तो जम जाता है, किस विटामिन से जमता है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, विटामिन के की वजह से। जी हाँ, विटामिन के की वजह से आपका जो होता है ब्लड होता है वो जम जाता है। जैसे कि आपको कहीं चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है अपने छोटे से, तो ब्लड क्यों रुक जाता है? वरना ब्लड तो अगर पानी तरह निकले, अगर जैसे कोई पानी लीक हो गया कहीं से तो पानी निकलता रहता है ना, तो अपना ब्लड रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे विटामिन के की वजह से क्या होता है? क्लॉटिंग होने, मतलब खून जमने लगता है जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो आपका ब्लड क्या जमने लगता है। ठीक है, आप देख रहे हैं विटामिन के हेल्प ब्लड कोटिंग एसेंशियल टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। मतलब चोट जब लगती है तो आपको विटामिन के की वजह से ब्लड क्या है? रुक जाता है और वो वहाँ पे क्या जमने लगता है ब्लड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको जानकारी पूरी रखें ये विटामिन ए में क्या क्या होता है। आपके विटामिन ए से आपकी हेल्दी विजन, स्किन, बोन्स, टीथ और प्रोटेक्शन होता है इसका। ये सबके लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन B1 किस लिए यूज होता है? कन्वर्ट, आपको ये क्या करता है? आपकी जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और मतलब आपके क्रिटिकल वर्क होते हैं, फंक्शन जो है नर्व सिस्टम का, वो भी विटामिन B1 की वजह से होता है। विटामिन 2 आपके लिए रखा है। ऐसी विटामिन हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड सपोर्ट हेल्थ इन हेयर, ब्लड एंड ब्रेन।
तो ये हेल्प करता है आपको फूड और एनर्जी देने के लिए, और आपको जो फूड है उसे एनर्जी में चेंज करता है, और सपोर्ट करता है आपकी स्किन, हेल्दी स्किन बनाए रखने के लिए, आपके बाल हेल्दी बने रहें, आपके बाल टूटे ना, ब्लड अच्छा रहे आपका, ठीक है, और ब्रेन भी आपका अच्छे स्ट्रांग रहे। ऐसे ही आपको मैंने विटामिन 3, विटामिन B6, B7, B12, C, D, E इन सभी जानकारी दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं हमारी PDF डाउनलोड करके, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज कार्डोमन हिल्स लोकेटेड, मतलब इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, केरल एंड तमिलनाडु। जी हाँ, केरल एंड तमिलनाडु में आपकी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। आप देखते हैं फोटो है इलायची की पहाड़ियों का, और आपको जानकारी ये आपको ये दिखाते हैं, ये जो एरिया पड़ता है आपका केरल तमिलनाडु ही तो है पूरा आपका, ये पूरा हिस्सा केरल तमिलनाडु का ही है। और आप मैच करेंगे तो इसी एरिया में, ये आपका एरिया है जी, ये वाला, यही आपके एरिया पड़ता है, कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ब्राउन कलर एरिया है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं आपकी, किसमें? तमिलनाडु और केरल के अंदर पड़ती हैं आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, मतलब शांति का सागर कहाँ है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, मून पे। जी हाँ, चांद पे आपका शांति का सागर है। आपको दिखा दें फोटो में, तो आप देखते हैं मून पे आपका जो ट्रांसक्विलिटीज है ना, ट्रांसक्वालिटी है इसका, ये आप देखते हैं, ये स्पॉट है यहाँ पे, आप देखते हैं, ये इसको हम कहते हैं आपका सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी। यहाँ पे मतलब कोई पानी आनी वगैरह नहीं है, पर इसको कहा जाता है क्योंकि बना हुआ ऐसा है। तो ये कहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे आए तो कि आपसे पूछा जाए सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहाँ पे है, तो आपको वो चांद पे है, ठीक है। आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो आपका जो सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी है, ये अपोलो 11 की लैंडिंग स्थली, मतलब आपका जो पहला दुनिया का जो पहला इंसान, जो अपोलो जिसे हम कहते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, वो कौन से मिशन में गए थे? अपोलो 11 से तहत कहाँ गए थे? चांद पे लैंडिंग करी थी, पहले इंसान बने थे चांद पे पैर रखने वाले। तो जो जहाँ पे उन्होंने लैंड करा था, मतलब जहाँ पे वो उतरे थे चांद पे, उसी का नाम जो है वो है सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी नाम दिया गया है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का चांद का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे आप देखेंगे, ये चांद का ये नॉर्दर्न पार्ट है, चांद के बीच का पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये इसका सबसे डार्केस्ट, मतलब सबसे डार्क स्पॉट है ये सर। और साथ ही में समुद्री पानी पिंड नहीं, बल्कि इसमें सबसे कम ऊंचाई वाला मैदान है, मतलब कम ऊंचाई वाले मैदान भी इसके अंदर है, ठीक है। और आपको बता दें, जो आपका सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी, जिसे हम शांति का सागर भी कहते हैं, वास्तविक समुद्र नहीं है, बल्कि ये बिंदु है जहाँ पे अपोलो 11 का जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहली बार उतरा था। तो यहीं पे क्या है, आपका अपोलो 11 उतरा था, जब पहली बार कोई एक किसी देश ने अपने एक कोई इंसान भेजे थे उस पर, ठीक है। और आप देखते हैं लूनर मेयर भी कहते हैं, इट इज़ अ लूनर मेयर विच मेनली कंसिस्ट बसल्ट, मतलब बेसाल्ट रॉक जो चट्टान कहते हैं, उसमें वो मिलती है, इसके अंदर मिलती है वहाँ पे। और इसे हम कहते हैं ट्रांसक्विलिटीज बेसिन भी कहा जाता है इसको, मून का, ठीक है। और वैसे ही ये जानकारी दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमारे पहले चेयरमैन रहे राज्यसभा के, और साथ ही में उपराष्ट्रपति से कहा जाता है, क्योंकि चेयरमैन ही हमारा उपराष्ट्रपति होता है। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो पहले उपराष्ट्रपति रहे थे हमारे राधाकृष्णन जी। इनका फोटो है, और ये आप देखते हैं, ये इनका जन्म हुआ था 1887 में, उनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 में, याद रखिएगा, ठीक। और ये भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट जी थी, वो थी भारत की पहली पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो आपको बता दें, जो एनी बेसेंट है, उन्हें वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में, ठीक है, 1917 में बनी थी। और इन्हें एनी वुड के नाम से भी जाना, हाँ, इन्हें एनी वुड के नाम से भी, इनको एनी वुड के नाम से भी जाना जाता था। और ये एक तरह से आप मान लीजिए कि थियोफिस्ट थी, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी, और राइटर प्लस ऑडिटर भी थी, मतलब वक्ता भी थी। और साथ ही इन्हें बता दें 1960 में इन्होंने लोकमान्य तिलक, जिसे हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलके होम रूल लीग भी चलाई थी, शुरू करी थी, ठीक है ना। तो होम रूल लीग किन लोगों, दो लोगों ने शुरू की थी, तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी। कब? 1960 में शुरू की थी। वहीं आपको बता दें, जो इन्हें
एनी बेसेंट जी को वर्ल्ड टीचर डिक्लेयर कर दिया गया था 1926 में। और वहीं इन्होंने फाउंड किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 वाराणसी में। और इसी को जो आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, इसी को बाद में क्या करा था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दे दिया गया था एज अ गिफ्ट। और बाद में इसी कॉलेज का नाम बदल कर दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आप आज बिहार में देखते हैं। ओ सॉरी, आप बनारस में देखते हैं, बिहार नहीं, बनारस में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी एसआई यूनिट क्या होती है? तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, बेक्केरल। जी हाँ, बेक्केरल एसआई यूनिट होती है किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, आप देखते हैं 1 बेक्केरल आपका होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, और वहीं आपके जो क्यूरी होता है, ये क्यूरी होता है दी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल्स इज सेट टू बी 1 क्यूरी। तो जो आपकी एक्टिविटी होती है तो क्या होती है, उसी को हम क्यूरी कहते हैं। 1 क्यूरी जो आपका होता है वो इक्वल होता है 3.7 इंटू 10 डिकेज पर सेकेंड। ठीक है, वहीं आप देखेंगे किस, आप आगे पढ़ेंगे कैंडेला की आप ऐसे यूनिट देखेंगे, ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब आपकी जो विजुअल इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, लाइट कैसे दिखी जाती है, किस लाइट को जो मेजर किया जाता है वो कैंडेला मेजर किया जाता है। वहीं रेडियन जो होता है वो रेडियन प्लेन सर्किल में, आप देखा सर्किल में आप जानते हैं एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है। ठीक है, एक रेडियन होता है, तो ये रेडियन वही है जो सर्किल में यूज किया जाता है एक प्लेन सर्किल एंगल पे। ठीक है, और वहीं रदरफोर्ड भी एक एक्टिविटी दे रखी, तो या 1 रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10⁶ डिकेज पर सेकेंड। ठीक है, 10⁶ डिकेज पर सेकेंड, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर आता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? मतलब कितने इंडियन स्टेट जो है म्यांमार देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी 4 स्टेट। जी हाँ, 4 राज्य हमारे म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये हमारा प्यारा भारत है और यहीं पे आपका म्यांमार देश रहेगा, और यहीं पे आपके जैसे बड़ा फोटो में देख सकते हैं कौन कौन से देश आपके म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वो शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वहीं आप देखेंगे टोटल जो बॉर्डर शेयर इंडिया का वो है 1643 किलोमीटर। वहीं अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश से कितना, तो 520 किलोमीटर, नागालैंड के साथ कितना, 215 किलोमीटर, मणिपुर के साथ कितना, 398 किलोमीटर, वहीं मिजोरम के साथ करता है 510 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है इंडिया के अंदर? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जी हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आप देखते हैं फोटो उनका, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर लाए, इन्होंने भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे। और आपको जानकारी दे दें, जो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था इंडिया में? तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1961 से 1958 तक चला, 1985 तक चला था। तो शुरू कब हुआ था? 1961 से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था, हमने अपनी जो प्रोडक्शन है, जो हमने हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स है, उसकी प्रोडक्शन डबल कर दी थी, क्योंकि हमारे देश में एक टाइम ये आ गया कि भुखमरी वाले कगार आ गए थे। तो उसको देखते हुए हम अपने आप को, कि हम अपने देश में इतना खाना उगा सकें, अनाज उगा सकें कि हम अपने देश वालों को खिला सकें, इसलिए हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था हमारे देश के अंदर। तो कब आया था? 1961 में आया था। और इस रेवोल्यूशन के आने से जो आपका ग्लोबल ग्रेन हार्वेस्टिंग है वो 160% इंक्रीज हो गया था। तो सोचो आप, भारत के अंदर अगर पैदावार बढ़ने से पूरे वर्ल्ड में 160% का इंक्रीमेंट हुआ था। आपको बता दें, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पहली बार मेक्सिको में आया था 1950 में। ठीक है, और आपको आगे बताऊंगा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आए थे। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आए थे 1960 में, मतलब लगभग 1961 मान के चले, वहीं आया था। इसमें जो मेन फसल थी, जिस फोकस किया था, वो फसलें थी आपकी राइस और व्हीट, मतलब गेहूं और चावलों पे इस पर फोकस किया गया था। ठीक है, और आपके मेन एस्पेक्ट इसमें क्या क्या यूज़ करा गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में क्या क्या यूज़ करा था? हमने हाई ईल्ड वैरायटीज़ के हमने बीज, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया था। हमने एग्रीकल्चर में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा दिया था, जिससे कि हमारा टाइम कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हमने केमिकल जैसे खाद और वो बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और हमारे इरीगेशन मतलब सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी कर दी थी भारत के अंदर। इससे हमने पैदावार बढ़ाई थी। वहीं आप देखेंगे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अम्ब्रेला ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम शुरू करी थी, जिसका नाम रखा गया था
कृष्णोत्ती योजना, ठीक है, याद रखिए कृष्णोत्ती योजना कब शुरू की गई थी, 2017 में शुरू की गई थी और 3 साल के लिए करी गई थी। कब, 2017 से 2020 तक के लिए करी गई थी। इसमें टोटल केंद्र सरकार ने 33,269.976 करोड़ रुपीस लगाए थे इस स्कीम के अंदर। आपको बता दें जो कृष्णोत्ती योजना है, जिसे हम कहते हैं अमरेला ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये तैयार रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अमरेला ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, या आपसे पूछा जाएगा कि अमरेला ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या ये पूछ लिया आपसे कि कृष्णोत्ती योजना कितने साल के लिए चलाई गई थी और कितनी योजनाओं के मिलकर चलाई गई थी। तो आपको बता दें जो हमारी कृष्णोन्नति योजना है वो 11 स्कीम, जो टोटल 11 स्कीम थी किसानों के लिए, उन सबको मर्ज कर दिया गया। 11 स्कीम को मर्ज करके एक अलग एक स्कीम बना दिया गया था जिसका नाम था कृष्णोन्नति स्कीम, ठीक है। इसमें इसके तहत किया गया, हमने जो फार्मर्स, हमारे किसान हैं, उनकी इनकम बढ़ाने का फोकस किया गया था, जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी, पैदावार पे, ठीक है, उनके क्या नाम है उसमें इनकी इनकम पे फोकस किया गया था, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड जो होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड फोकस किया गया था। तो फोकस कर हमने किसानों फोकस किया था कि कैसे उनकी उनकी जो फसल उगा रहे हैं वो अच्छी से अच्छी फसल उगा सकें और ज़्यादा फसल उगाएं और उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसका फोकस किया गया था इन सभी का फोकस किया गया था इस कृष्णोन्नति योजना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको हिंदी में जानकारी दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले लोग, तो आपको ये PDF में मिल जाएगा सब कुछ, तो पढ़ लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दे रखे हैं, जैसे आपका जो आपने क्वेश्चन देखा नॉर्मन बोरलॉग है, ये जो रहे थे, ये इनको कहा जाता है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब रियल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन यही लेके आए थे, ठीक है। पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन कौन यही लेके आए थे, कब, 1940 के टाइम थे, 1940 से, ठीक है, 1940 से 1950 तक कहाँ पे, मैक्सिको के अंदर लेके आए थे, ठीक है। तो मैक्सिको के अंदर अगर पूछा जाए कि कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन कब लाया, किसके द्वारा लाया गया, तो आप ये बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग के नाम से ही बताएंगे। अगर इंडिया में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं आप इनका नाम लीजिएगा अपना, ठीक है, वरना अगर वर्ल्ड लेवल पूछा जाए तो इनका नाम लीजिएगा नॉर्मन बोरलॉग का, ठीक है। वहीं देखा जाए तो व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं मिल्क रेवोल्यूशन को। इनके फादर कौन थे, इनके फादर थे वर्गेसी कुरियन, वहीं ई श्रीधरन थे, वो हमारे मेट्रोमैन, इन्हें मेट्रोमैन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान को अपनाने के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। आप देख सकते हैं 1956 का मैप देख सकते हैं, 1950 मैप देखेंगे तो आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश है, जब बनाया गया था भाषा के आधार, लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था ये राज्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आंध्रा राज्य है वो भारत में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तर जिले में 1953 में बनाया गया था। तो तेलुगु लोग बोलते थे, उनके लिए राज्य बनाया गया था, और इसे हैदराबाद के कुछ क्षेत्र जो थे वो तेलुगु भाषी क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए थे इसमें से। पर वहीं आपको बता दें इन राज्यों को दो अलग अलग संस्कृत क्षेत्र, मतलब आंध्रा में दो अलग अलग संस्कृत क्षेत्र थे। कौन कौन से, एक थे रायलसीमा और तटीय आंध्रा, तो दो आपके मेन डिस्ट्रिक्ट थे, कल्चरल डिस्ट्रिक्ट थे। कौन से, रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा। वहीं आंध्र प्रदेश का पहला स्टेट बना था हमने जब संविधान को अपनाने के बाद पहला स्टेट बन गया था, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत करा गया था, ठीक है। वहीं 19 दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य गठन की घोषणा की थी। तो कब करी गई थी, 1952 में, सितंबर 1952 में इसकी घोषणा करी गई थी। वहीं नवंबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म हो गया था, ठीक है। और उस टाइम इसकी राजधानी क्या रखी गई थी, उस टाइम से राजधानी रखी गई थी कुरनूल। जी हाँ, कुरनूल राजधानी थी उस टाइम जॉब की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सर्प देवी मनसा से संबंधित है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, देवधनी नृत्य। जी हाँ, देवधनी नृत्य है वो आपका स्नेक गॉडेस मानसा से संबंधित है। आपका कौन सा, सर्प देवी मानसा से संबंधित है, कौन सा, देवधनी नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा रैंक मिला,
तो भारत को कौन सा रैंक मिला था आपको ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में? तो इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, 4th रैंक मिला था। जी हाँ, भारत को इसमें 4था रैंक मिला था। आप देखते हैं नंबर 1 पे वियतनाम रहा था, 2nd नंबर पे फिलीपींस रहा, 3 नंबर पे यूक्रेन और 4th नंबर पे भारत रहा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? मतलब अकुशल मतलब हो गया आपके अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, अनस्किल्ड वर्कर भी कहते हैं। तो किस राज्य सरकार ने अनस्किल्ड वर्कर की जो मिनिमम वेजेस है, मतलब पर डे पे आपको कितना रुपए मिलना चाहिए, वो बढ़ा के 67% बढ़ा दी? किस राज्य ने करा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम राज्य ने करा था। क्या है, उनने क्या मिनिमम वेजेस जो है आपका जो अनस्किल्ड वर्कर है उनका मिनिमम वेजेस बढ़ा के 67% कर दिया। मतलब सबका बढ़ा दिया, जरूरी नहीं कि अनस्किल्ड वर्कर ही हो, सभी का बढ़ाया। कैसे बढ़ाया आपको जानकारी दे दें। इसमें आप देख सकते हैं सिक्किम गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड वर्कर, मतलब जो अकुशल है, मतलब कुछ सीखे हुए नहीं है, जैसा मजदूर हो गए, वो कुछ सीखे हुए नहीं होते हैं, तो उनकी जो वेजेस है पहले क्या हुआ करती थी, पहले 300 रुपये हुआ करती थी पर डे के हिसाब से, अब वो बढ़ा के कर दी गई 500 रुपये। ठीक है, वहीं आप देखेंगे जो सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, मतलब थोड़े बहुत सीखे हुए, उन्हें पहले 320 रुपये मिलते थे, अब उसे बढ़ा के कर दिया गया 520 रुपये। वहीं स्किल्ड लेबर है, उसको पहले मिलते थे आपके 335 रुपये, अब मिलेंगे 535 रुपये। वहीं जो हाई स्किल्ड लेबर है उसे पहले मिलते थे 365 रुपये, अब मिलेंगे 565 रुपये। तो आप देखते हैं कि हर किसी की इनने इनकम बढ़ा दी। मतलब मिनिमम वेजेस मतलब ये होता है कि कोई भी अगर इन लेबर्स को अपने कंपनी या फिर किसी उसमें काम करवाएगा तो मिनिमम इतना तो आपको पर डे पे करना ही करना होगा, इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ही कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो कोई भी कंपनी क्या है अपने यहाँ जो वर्कर या कोई इंप्लॉय होगा उसे इस जो पेमेंट इन्हें रेशियो निकाला, जैसे स्किल्ड बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर है तो इसको मिनिमम 565 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रखना पड़ेगा, वरना नहीं रह सकता उसे। ठीक है, वहीं आपका जो सेमी स्किल्ड है उसको 555 रुपीज़ के हिसाब से रखेगा, वहीं जो स्किल्ड लेबर वहीं सेमी स्किल्ड 520 रुपीज़ के हिसाब से रखेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सोराई पोट्रू। जी हाँ, सोराई पोट्रो जी ने, पोट्रो मूवी है, इसने जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 का। आपको बता दें 68th नेशनल अवार्ड हुए थे अभी, उसमें जो बेस्ट एक्टर रहे उसका नाम था सूर्या फॉर सोराई पोट्रू। वहीं अजय देवगन तानाजी के लिए रहे। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी अर्पणा बालामुरली और सोनाली पट्रू के लिए। ठीक है, वहीं आपको इसमें बता दें ये बेस्ट मूवी कौन सी रही थी, बेस्ट मूवी आपको बता दिया ये रही है। और इसमें आपको जो पहली बार शुरू कब किए गए थे, तो पहली बार अवार्ड शुरू किए गए थे 10 अक्टूबर 1954 में। ठीक है, और वहीं इसकी लोकेशन कहाँ थी, तो ये अवार्ड दिए जाते हैं विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट थे आपके डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, तो मतलब डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो सही आंसर आपको दे रखा है इसमें धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बुक लॉन्च करी थी। ठीक है, वहीं ये स्किल लॉन्च की, इसमें क्या हमारे धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो आप देखते हैं बुक है धर्मेंद्र प्रधान माने यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, और साथ ही में उन्होंने ये बुक लॉन्च करी, इसका नाम था इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बुक पब्लिश करी गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर, और हम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को हम कहते हैं ICHR। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has released the study report on कार्बन कैप्चर, मतलब कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, इसमें नीति आयोग ने पूरी जानकारी दी है। इसमें बताया क्या है कि इनने जो है, इनका जो टाइटल था पूरे उसका, वो टाइटल था कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ये पूरा टाइटल था इनकी रिपोर्ट का। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि इसमें क्या है कि आप कार्बन को कैसे कैप्चर करेंगे, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसे कैसे स्टोर करेंगे, मतलब कहाँ रखेंगे जब कैप्चर वो कार्बन को जब आप कैप्चर कर लेते हो उसे आप कहीं रखना तो रखोगे, तो आप तो रखेंगे कैसे, ये सब इसके बारे में उसकी जानकारी दी गई थी। इसमें आप इन्हें पूरा बताया था कैसे करेंगे, क्या किस किस काम से करेंगे, या क्या क्या होगा आपका, मतलब प्रोसेस बताया था पूरा इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद शहर ने आपका जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ठीक है, आप देखते हैं फोटो है तो आपको जानकारी दें इसमें आपको जो हैदराबाद है तेलंगाना में,
तेलंगाना जो हैदराबाद शहर है इसने जीता हमारा, विनर रहा है किसका, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हिस्टोरिकल हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता इन्होंने, ठीक है। और ये इनिशिएटिव टाइटल किसके लिए जीता है, इनका एक इनिशिएटिव टाइटल था ग्रीन लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस टाइटल के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है और किस कैटेगरी के अंदर जीता है, तो कैटेगरी थी लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सेहन करुणातिलक। जी हाँ, सेहन करुणातिलक जी ने जीता है ब्रिटेन बुकर प्राइज 2022। आप देखते हैं ये फोटो है इनका, सेहन करुणातिलक जी का, ये श्रीलंकन ऑथर है ये, ठीक है। और इन्होंने जीता है 2022 का ब्रिटेन बुकर प्राइज फॉर हिज फिक्शन, जिनका बुक का नाम था क्या, द 7 मून्स ऑफ मालिया अल्मेडिया, ठीक है। ये इनका बुक का नाम था, लेते हैं ये बुक हाथ में जो पकड़ रखी है, इसी के लिए इनको ये प्राइज मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या है, शुभंकर मतलब क्या हो गया, मैस्कॉट। तो आपको बताना है कि जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 के अंदर, उसका मैस्कॉट क्या है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, तजुनी। जी हाँ, तजुनी। आप देखते हैं फोटो है इसका मैस्कॉट का, तजुनी। ये पेंगुइन सी आपको दिखाई रही, यही इसका ही नाम है, तजुनी नाम है इसका, ठीक है। तो यही इसका मैस्कॉट है, मतलब लोगो रहेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो आपको बता दें ये तजुनी इसका नाम क्या रहेगा, वो आपका मैस्कॉट रहेगा। और ये आपका वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 नए समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जी हाँ, अंडमान सॉरी आपके लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप है, इसमें गलत बता दिया मैंने, ये नहीं है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के जो आइलैंड क्या नाम आपके बीच हैं, कौन कौन से, आपके मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। जी हाँ, ब्लू सर्टिफिकेट मिला किसके, लक्षद्वीप के बीचों को मिला है, ठीक है। आपको बता दें कि इंडिया के सभी बीच, जितने इंडिया के बीच हैं, उन सभी किस किस को ये ब्लू फ्लैग मिल चुका है बीचेस का, तो ये गुजरात का शिवराजपुर जो बीच है उसको मिल चुका है, कर्नाटका के जो दो बीच हैं उनको मिला है, केरल के एक, आंध्र प्रदेश के एक, उड़ीसा के एक, तमिलनाडु का एक, अंडमान निकोबार का ये एक मिल चुका है, पुडुचेरी के एक मिल चुका है, दीव के एक बीच को, वहीं लक्षद्वीप के 2 बीचों को मिला हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 बीच कौन से, कर्नाटका और लक्षद्वीप के दो लक्षद्वीप है ना, इनके 2 बीचों को ये ब्लू फ्लैग बीच का अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, ठीक। चलिए आज के लिए इस तारीख हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो शेयर जरूर करें जिससे बाकी लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद।